तब ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो गया। चाहे प्राचीन भारत में आप तथागत बुद्ध के आंदोलन की बात ले लो, या आप मध्यकालीन भारत में संतों का आंदोलन ले लो, या आप आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, पेरियार, बाबा साहब अंबेडकर का मूवमेंट ले लो। जब भी पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणवाद के विरोध में खड़े हुए तो ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ले लो, यूपी में पिछड़े वर्ग के लोग खड़े हुए, ब्राह्मणों की पार्टियां गायब हो गई थी। बिहार में पिछड़े वर्ग के लोग खड़े हुए, ब्राह्मणों की पार्टियां गायब हो गई थी। आपके महाराष्ट्र में खड़े हुए लोग तो ब्राह्मणों की पार्टियों की स्थिति खराब हो गई थी। तो ये जो ओबीसी है, ओबीसी ही ब्राह्मणों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, ओबीसी ही ब्राह्मणों को जिंदा रखने का काम कर रहा है। अगर ओबीसी की अलग गिनती हो गई तो जो ब्राह्मणों का वर्चस्व देश पर है, ये वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मणों के विरोध में जो आंदोलन चले, चाहे वो बुद्धिज्म का आंदोलन रहा हो, चाहे वो जैनिज्म का आंदोलन रहा हो, चाहे वो लिंगायतों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो सिखिज्म का आंदोलन रहा हो, चाहे वो वारकरी संप्रदाय का आंदोलन रहा हो, ये सारे के सारे आंदोलन पिछड़े वर्ग के लोगों ने चलाए। लेकिन आज की तारीख में उसको एक एक अलग धर्म के नाम पर उसको अलग कर दिया गया है, और ओबीसी उससे अलग है। और जो फूले साहू अंबेडकर और पेरियार का आंदोलन चला, उसको दलित आंदोलन कह दिया, और बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मण ओबीसी को उस आंदोलन से काटने में सफल हो गए। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मेश्राम साहब को, बामसेफ संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब सारे जितने भी अपने को अंबेडकरवादी संगठन कहने वाले लोग हैं, जितने भी अपने को दलित संगठन कहने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों ने ब्राह्मणों की जो राजनीति थी, जो ब्राह्मणों का षड्यंत्र था, फूले साहू पेरियार के मूवमेंट का दलितकरण करना, जब वो दलितकरण कर रहे थे तो मेश्राम साहब लगातार घंटे घंटे भर ओबीसी के मुद्दों पर बोल रहे थे, ओबीसी के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे थे। और जब ओबीसी के मुद्दों पर मेश्राम साहब बोलते थे तो उस समय ओबीसी के लोग ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेश्राम साहब डेढ़ घंटे ओबीसी के मुद्दों पर बोलते थे। बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को बात समझ में नहीं आती थी, वो कहते भी थे कि मीटिंग में ओबीसी के लोग नहीं हैं, ओबीसी के लोग कार्यक्रम करने के लिए पैसा भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मेश्राम साहब डेढ़ घंटे ओबीसी के मुद्दों पर बोलते हैं। इससे क्या फायदा होने वाला? लेकिन साथियों, फायदा हुआ। आज वो 92 वाला ओबीसी नहीं है, 90 वाला ओबीसी नहीं है, आज 90 और 92 वाला ओबीसी नहीं है। जब मंडल की लड़ाई चल रही थी तो कुछ लोग ही मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे, ज्यादातर ओबीसी मंदिर बनाने चले गए थे, ज्यादातर ओबीसी मंदिर बनाने चले गए थे। वहां भी धोखा हुआ, मस्जिद गिराया हमारे लोगों ने, और ट्रस्ट बना तो एक भी ओबीसी को नहीं रखा, सारे के सारे ब्राह्मणों को रखा। तो अभी ये बात ओबीसी के लोगों को लगातार जो मेश्राम साहब 30-40 साल से समझा रहे थे, वो बात अभी ओबीसी के लोगों को समझ में आ रही है, और बड़े पैमाने पर देश के अंदर ओबीसी जागृत हो गया है। और जब बड़े पैमाने पर देश के अंदर ओबीसी जागृत हो गया तो ब्राह्मणों को इस बात का डर है, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया कि ओबीसी जो बड़े पैमाने पर जागृत हो गया है, उसका स्वतंत्र आंदोलन नहीं खड़ा होना चाहिए, या वो बामसेफ के आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसको काउंटर कैसे किया जाए, तो काउंटर करने का सारा कार्यक्रम चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अभी ओबीसी की क्या समस्या है? ओबीसी की समस्या है कि ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर पे संगठन नहीं है। ओबीसी का फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन नहीं है। ओबीसी के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो ओबीसी के लोग जागृत हैं, उन जागृत ओबीसी के लोगों को भी लीड करे और तेजी से ओबीसी समाज के अंदर
चेतना निर्माण करने का काम करे। इस तरीके का लीडरशिप और नेतृत्व का अभाव एक तो ये ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है। संगठन का अभाव ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है। मंडल कमीशन से जो लीडरशिप आई थी उभर करके, वो लीडरशिप तो खत्म हो गई। जिन लोगों ने 2011 में ओबीसी की गिनती का मुद्दा उठाया था, आज उठाने लायक हैं क्या? चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, जेल में हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं तो बोलने की स्थिति में नहीं है, रामविलास पासवान जी नहीं रहे, शरद यादव जी को हरा दिया गया, उनकी बेटी को भी हरा दिया गया और पार्लियामेंट में नहीं है, गोपीनाथ मुंडे जी की हत्या हो गई। तो 2011 में जिन लोगों ने ओबीसी की गिनती का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, जिन लोगों ने पार्लियामेंट को बंद करने का काम किया था, आज वो लोग भी उठाने की स्थिति में नहीं है। और जो नई जनरेशन है, एक तो उसको समझ नहीं है, जो नए नेता हैं तमाम ओबीसी के, जिनको विरासत में चीजें मिली, उनको एक तो समझ नहीं है, और जो थोड़ा बहुत समझ है भी तो सीबीआई के डर की वजह से वो समझ भी गायब हो गई है। तो देश में जो स्थिति बनी है वो स्थिति ये है कि आज की तारीख में ओबीसी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का अभाव है। हमने देखा जब सबल आरक्षण लागू हो रहा था, बहुत लंबा गाथा गाया लोगों ने कि ओबीसी के साथ ये हो गया, ये हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। बहुत लंबी गाथा गाने के बाद लास्ट में क्या कहा? हम इस बिल का समर्थन करते हैं। सारा गाने के बाद में समर्थन ही कर दिया तो फिर बचा क्या? और जिन लोगों ने अंदर समर्थन किया, जब हम लोगों ने इसके विरोध में बाहर आंदोलन किया तो हमारे भी आंदोलन में शामिल हो गए। उधर अंदर समर्थन किया और बाहर हमारे भी आंदोलन में शामिल हो गए। तो साथियों, ये जो स्थिति है, जितने भी पिछड़े वर्ग की लीडरशिप थी, लड़ाकू लीडरशिप थी, उनको खत्म कर दिया गया है। इसलिए वामसेप के सामने ये बहुत बड़ा काम है कि देश के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों की लीडरशिप, पिछड़े वर्ग के लोगों का संगठन डेवलप किया जाए और वो संगठन फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा के आधार पर ही ओबीसी को हक अधिकार दिला सकता है, किसी दूसरे विचारधारा के आधार पर नहीं दिला सकता। सेकुलर और कम्युनल का बहुत हो गया। हमारे लोग सेकुलर बनते बनते आज सीबीआई के गुलाम हो गए, जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता हो, चाहे बिहार के नेता हो। वो बोलते थे कांग्रेस को क्यों समर्थन कर रहे हो? नहीं, कांग्रेस सेकुलर है इसलिए समर्थन कर रहे हैं। आरएसएस के लोगों ने समझा दिया सेकुलर का मतलब मुसलमानों का हितैषी, और ओबीसी के लोगों को हिंदू बना करके रखा। तो ओबीसी के लोग तो हिंदू है, मतलब हिंदुओं का विरोधी। तो अखिलेश को हिंदुओं का विरोधी मान लिया, लालू जी को मान लिया, मायावती जी को मान लिया, सारे लोगों को मान लिया। तो ये सेकुलर और कम्युनल की विचारधारा से काम चलने वाला नहीं है। काम अगर चलेगा, अगर हक अधिकार लेना है पिछड़े वर्ग को, तो फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा का संगठन और आंदोलन निर्माण करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वामसेप लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है और बहुत बड़ी सफलता भी मिल रही है। और आने वाले समय में ओबीसी की जनगणना कैसे नहीं होगी, ये हम लोग भी देखने का काम करेंगे, क्योंकि अब हम 92 वाले ओबीसी नहीं हैं, अब 2020 वाले ओबीसी हैं। अब ओबीसी जागृत हो गया है और आने वाले समय में ओबीसी की गिनती के लिए देश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और इस लड़ाई में देश भर में जो ओबीसी के साथी सुन रहे हैं, उन सभी साथियों से अनुरोध है कि इस लड़ाई में साथ सहयोग करें, जिससे ओबीसी का बड़ा संगठन, बड़ा आंदोलन निर्माण किया जा सके। हमें इस अधिवेशन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार।